back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. सेकंड पार्ट करेंगे ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जो है अपने डोमेस्टिक फैक्टर या फिर नेशनल फैक्टर्स किए थे. आज हम करेंगे इंटरनेशनल फैक्टर्स. कैसे जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे वर्क करती है. सो बेसिकली कईयों ने बोला कि इंटरनेशनल पॉलिसी पर वीडियो बनाओ. सो ऐसे मेन कोई टॉपिक नहीं है, वैसे चैप्टर नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी है उसमें यही आंसर आएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे हम इंडिया की करेंगे. जब हम इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो उसमें यही इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो लिखे जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट हमारा है तो जो भी सीधा सेकेंड पार्ट देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बोल दूँ आप पहले जो है फर्स्ट पार्ट देखें. दैट इज़ वाई सो दैट कि आपको जो है सेकेंड पार्ट जो है आपको समझ लग सके. सो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलें, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक मी मोटिवेटेड. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट. और जिन लोगों को भी मेरी स्पीड या फिर फास्ट लगती है या फिर स्लो लगती है वो ट्राई करें कि अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी स्पीड को वो यूट्यूब की सेटिंग में जाके एडजस्ट करें, रादर देन कि आप मुझे कमेंट करें कि आपकी स्पीड फास्ट है या फिर आपकी स्पीड स्लो है. आप उससे अच्छा है कि अपनी स्पीड जो है अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन. अब जो है इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे जो है इंटरनेशनल सिचुएशंस के कारण जो है वो इन्फ्लुएंस होती है. सो कहते हैं कि हर एक नेशन जो है अपने आप को जो है अलग नहीं रख सकता. जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो है सिचुएशंस हो रही हैं उसको वो नेशन जो है जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो चीज़ उसको इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी. ठीक है, तो कहते हैं जैसे ही हमारा जो हमारा नेशन है, जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आर्मिंग जो है पाकिस्तान में करने लग पड़ा. ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने लेटेस्ट वेपन जो है वो पाकिस्तान में भेजने लगा ऐसे करके. सो ये जो है हमें गलत बात थी क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं थे. तो यूएसए क्या कर रहा था, सारे अपने अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आर्मिंग वगैरह वो जी पाकिस्तान में भेज रहा था. ऑब्वियस है ये इंडिया के लिए थ्रेट होगा, है ना. तो फिर इंडिया को क्या करने पड़ा, इंडिया को किसकी हेल्प लेनी पड़ी, सोवियत यूनियन की, दैट इज़ यूएसएसआर की जो है हेल्प लेनी पड़ी. तो जब जो है 1971 में वॉर हुई थी तब जो हमारा है सोवियत यूनियन ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प हमें की थी और काफ़ी अच्छे रिलेशन हमारे सोवियत यूनियन के साथ बन गए थे, जिसकी वजह से हमने जो है एक पीस ट्रीटी जो है साइन हो गई थी हमारी रशिया के साथ. तो जैसे ही फिर वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड जब हमारी ख़त्म हुई थी तो इस ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. जैसे कि है ना किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना. तो जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो क्या हुआ, जो यूएसएसआर था वो हमारा इंटीग्रेट हो गया, वो काफ़ी सारे जो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया, है ना, हमारा यूएसएसआर. तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अब पूरे वर्ल्ड पे जो है एक ही नेशन का जो है राज रह गया, दैट इज़ यूएसए सबसे सुपर पावर रह गया. और जो है पूरा वर्ल्ड किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिपोलर में कन्वर्ट हो गया. हमारा यूनिपोलर मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही जो है बड़ा नेशन हो, तो पावरफुल नेशन हो. तो सिर्फ जो है यूएसए जो है एक पावरफुल नेशन बन के रह गया, जिसकी वजह से जो है फिर हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई. क्योंकि अब जो है सिर्फ एक ही नेशन रह गया था, दैट इज़ जो इतना पावरफुल था और हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ने थे. हमें बैलेंस्ड जो है लेवल रखना पड़ना था, जिसकी वजह से जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई. हमने बैलेंस नेचर बना लिया अमेरिका और रशिया के साथ. अमेरिका ने भी जो है हमारी तरफ क्या किया, पॉजिटिव आउटलुक रखा. सेकेंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड. और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि कैसे जो है अब पूरा नेशन जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, नेशन बोल रही हूँ, पूरा वर्ल्ड जो है क्या हो गया, एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है कन्वर्ट हो गया. और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अब चेंज हो गई थोड़ी, क्योंकि अब जो है हमने अमेरिका के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बनाना पड़ना था. दैट इज़ मस्ट. ये मत सोचना कि जो अब इंडिया है वो कैसे बदल गया, ये नेसेसरी होता है क्योंकि जैसा वर्ल्ड में हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी, हर एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है, उसमें वैसे चेंजेस आते रहते हैं. तो हमारी यूनिपोलर की जो है अब फॉरेन पॉलिसी जो है, यूनिपोलर की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है यूनिपोलर के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रहा था, क्योंकि एक ही सुपर पावर रह गई थी. ठीक है, और हर तरफ जो था सुपेरिटी किसकी रह गई थी, हर तरफ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो था
यूएसए, है ना। तो कहते हैं जब इसको जो है ऐसे सभी नेशन सोचने लगे कि ऐसा तो है, अब हमें यह यूनिपोलर वर्ल्ड ख़त्म करना पड़ेगा और हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड लेके आना पड़ेगा जिसमें जो है काफ़ी सारे नेशन जो है मिलकर सुपर पावर बने। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलकर क्या किया, न्यू दिल्ली में एक मीटिंग रखी जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसिस किया गया कि कैसे जो है हम मल्टीपोलर जो है सिस्टम अपना वर्ल्ड जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा जो डिस्कशंस वगैरह हुई, काफ़ी सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है वो सोल्व किए गए यूनाइटेड नेशन की हेल्प से, सो दैट कि जो है अब एक नेशन जो है अब पूरा वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सके, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड काफ़ी लेवल पे जो है आगे जाके डिफ़िकल्टीज़ जो है रेज कर सकता था, है ना, क्योंकि एक ही नेशन है तो एक ही काफ़ी ज़्यादा जो है हमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता था, है ना। तो इसकी वजह से अब फिर पूरा वर्ल्ड मल्टीपोलर बनाने के लिए एक ब्रिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन भी बनी 2011 में। ओके, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स जो है शामिल हुए, उसमें जो है वन ऑफ द मेंबर्स इंडिया भी है, सो दैट कि जो है डेमोक्रेटिक एंड मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट है अब फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। अब जो इंडिया है हमेशा कहते हैं उसकी जो प्रायोरिटी यही होती है कि वो क्या कर सके, जो भी इसके साथ वाले नेशंस हैं वो उनके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बना सके, है ना, सके। तो वो हर एक जो है वो ट्राई करता है, काफ़ी बार जाके वो पीस टॉक्स भी करता है, सो दैट कि जो है कोई भी अगर ऐसे मसले वगैरह चल रहे हैं वो उसको सोल्व करवा सके। जैसे कि कहते हमारी जो है बाउंड्री डिस्प्यूट जो है हमारी चलती रहती है किसके किसके साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हर बार काफ़ी सारे पीस टॉक्स सो दैट कि क्या हो जाए, जो कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है उसको जो है सोल्व किया जा सके। तो कहते हैं काफ़ी सारे नेशंस के साथ ऐसा ही होता है। फिर ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में ही लिखना है कि इंडिया के साथ जो है ऐसे ऐसे वॉर चलती रहती है, सारे लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, चाइना भी आगे आगे शिफ्ट होता रहता है अपनी बाउंड्री जो है, तो और पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करता रहता है, तो जिसकी वजह से जो है इंडिया जो है हर बार क्या करता है, पीस टॉक्स के जो है शुरुआत करता है, वो चाहता है कि पीस से ही जो है सारी डिस्प्यूट जो है वो सोल्व हो सके। और ये कहते जो है अपने वो क्या करता है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्ट लेता है, सो दैट कि उस काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेंडली रिलेशन वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ बना सके। इसीलिए उसने क्या किया, सार्क कंट्रीज़ में, सार्क के बारे में अब तो आप अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके होंगे, तो उसने क्या किया, सार्क में भी वो इसीलिए पार्ट हुआ है सो दैट कि वो साउथ एशियन जो भी कंट्रीज़ है उसके साथ अच्छा सा रिलेशन बना सके, उनके साथ ट्रेड वगैरह भी अच्छा कर सके और कल्चरली भी उनके साथ वो जुड़ सके। अब जो है वो है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ रिलेशन विद कॉमनवेल्थ नेशन। अब जो कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी सो दैट कि उसमें सो दैट कि वही इसमें पार्ट ले सके नेशंस जो तो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर हैं या फिर वो ब्रिटिश के नेशंस हैं, वही लोग इस कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट ले सकते थे। जब भी जो है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने जो है इसमें से अपना पार्ट जो है वो अलग नहीं किया, वो उसने जो है यही उसने अपने सोचा इंडिया ने कि हम जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट जो है रहेंगे सो दैट कि जो हमारा उनके साथ रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके। और तो उसने उसको छोड़ना जो है ज़रूरी नहीं समझा, उसने यही समझा कि जो है इससे हमारे फर्दर जो रिलेशन होंगे वो और स्ट्रेंथन होंगे अगर हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। तो उसने अपना फेथ साथ ही में रखा कॉमनवेल्थ की, सो दैट की जो है उसके म्यूचुअल जो कोऑपरेशन वगैरह ये उनके रिलेशन है वो और अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। तो इसलिए सो दैट तो कहते काफ़ी सारे इश्यूज़ भी जो है रेज़ किए कॉमनवेल्थ गेम में, सो दैट की जो है वो आगे वो जो डिफेक्ट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आगे आ सकें और उनका जो है सोल्यूशन हमें मिल सके। देन हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फेथ इन यूनाइटेड नेशन। तो जो इंडिया पहले था तो वो हर टाइम क्या था, यूनाइटेड नेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा फेथ रखता था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने भी ये बोला कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ही एक पीस की एकमात्र जो है होप है वर्ल्ड में। सो यूनाइटेड नेशन क्या करता है,
कहता है इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया भी एक वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, और उसका जो है उसमें उसके जो भी उसके पर्पस जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं यूनाइटेड नेशन का, उसमें जो है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फेथ होता है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है यूनाइटेड नेशंस का। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये भी जो क्या करते हैं इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या हुआ एक बारी, तो यूनाइटेड नेशन में जो है एक बारी इंडिया ने कहा कि आपको जो है ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इसमें से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था यूनाइटेड नेशन में। तो इंडिया ने कहा कि आप जो है इनको भी है चांस दो, सो दैट कि आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसमें इक्वली जो है सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो सकें। तो दैट इज़ वाई फिर इनको भी है जो सीट मिली। इंडिया भी जो है परमानेंट सीट जो है क्लेम करता है, किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंडिया भी जो है परमानेंट सीट जो है वो क्लेम करता है। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, आई होप ये आपको भी समझ लगे होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर वॉचिंग।